दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 के चैप्टर 7 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हमारे इस चैप्टर का नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी के 7th क्लास का 1 से लेकर 6 तक का चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम होता क्या है, तो जैसे कि आपने सुना होगा बहुत जगह पे कि आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप कुछ मतलब कि क्या क्या सामान अपने साथ ले जाने को मतलब आप देखते हैं, या फिर आप जैसे मान लीजिए बारिश में जा रहे हैं, अगर बादल वगैरह है तो आप छाता अपने साथ ले जाते हैं। इसके अलावा आप मान लीजिए कि कहीं पर अगर मौसम की वजह से क्या होता है, कभी कभी सुना होगा कि खेल बिगड़ जाता है, यानी कि खेल शुरू होने से पहले ही मौसमों की जानकारी ले ली जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो खेल जो होता है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी क्या होता है, प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन वास्तव में अगर हम ये जानना चाहें कि मौसम होता क्या है, तो उसके लिए हमें ये चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं। मौसम के लिए जानने के लिए जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर जैसे पिछले 24 घंटे में हम जो भी ताप यानी कि जो टेम्परेचर है, आर्द्रता या मौसम के बारे में अगर हमारी जानकारी होती है तो मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के बारे में हमें भी पूर्वानुमान हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग टाइप का दिखाया जा रहा है कि मौसम के बारे में बताया गया है कि सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा, शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, मिनिमम इतना रहेगा, रविवार को सूर्यास्त इतने बजे होगा, तो सोमवार को इतने बजे सूर्योदय होगा। तो यहाँ पर एक समाचार पत्र से आपको मौसम के रिपोर्ट का नमूना दिखाया गया है। तो मौसम की रिपोर्ट मौसम विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, और यह विभाग प्रतिदिन स्थानों से वहाँ के ताप, वहाँ के पवन वेग और आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करके मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाती है। तो यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 7.1, किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह में सभी दिनों की रिपोर्ट को आप काट करके यहाँ पर रख सकते हैं, और उसको जानकारी को आप एकत्र कर सकते हैं कि इतने एक हफ्ते के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए हमारे मौसमों में। तो इस टाइप से आप यहाँ पर अपनी एक सारणी को भी कंप्लीट कर सकते हैं कि उस दिन कितना टेम्परेचर अधिक था, कितना कम था, आर्द्रता कितनी थी, अधिकतम आर्द्रता कितनी थी, न्यूनतम कितनी थी, वर्षा कितने में हुई। तो ये सब चीज़ें आप रिपोर्ट में वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर दोस्तों, वर्षा को हम वर्षा मापी नामक यंत्र से ही नापते हैं, और यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। तो यहाँ पर क्या हम बात करते हैं मौसम के बारे में, तो किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो मौसम क्या होता है कि पर डे वहाँ पर होने वाली तापमान है, वहाँ पर वर्षा है या वायु वेग कितना है, इन सभी के बारे में जानकारी मौसम कहलाती है। तो तापमान, आर्द्रता और जो भी अन्य कारक हैं, ये सभी क्या होते हैं, मौसम के घटक कहलाते हैं। तो किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। हम अक्सर कहते हैं कि आज बहुत ही गर्मी है, या अत्यधिक मतलब नमी है, या पिछले सप्ताह बहुत ही गर्मी थी। तो मौसम क्या है, एक अत्यंत जटिल परिघटना है, और यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकती है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि सुबह जो है वो धूप निकली हो और अचानक बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, या फिर कभी हो सकता है कि अचानक वर्षा बंद हो जाए और फिर से तेज धूप निकल आए। तो आपको अवश्य ऐसे अनुभव हुए होंगे, तो आप उसको समझ सकते हैं और पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमेशा मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाना भी आसान नहीं होता है। तो आखिरकार मौसम होता क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ भी दिखाया गया है कि 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 के बीच में यहाँ पे शिलांग मेघालय के रिकॉर्ड किए गए हैं यहाँ पर तापमान के बारे में, कि अधिकतम वहाँ पे तापमान कितना था।
तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि दिनांक वगैरह सारणी में आपको फिल करनी है और फिर वहाँ पर तापमान वगैरह को जानना है। तो जैसा किसी भी स्थान की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को हम क्या करते हैं, प्रतिदिन रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो जैसा कि चैप्टर 4 में भी आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए एक विशेष तापमापी होता है जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। तो दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः दोपहर में या फिर दोपहर के बाद होता है, और जबकि न्यूनतम तापमान कब हम नापते हैं दोस्तों, भोर में, यानी कि सुबह के समय नापते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय बहुत ही मौसम सुहावना रहता है। तो क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में हमेशा शाम के समय अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है, और गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं? तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर समझा दोस्तों मौसम के बारे में, कि मौसम क्या होता है, कि जब किसी भी दिन प्रतिदिन में होने वाले किसी भी स्थान विशेष मौसम कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु क्या होता है, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि। यहाँ पर क्या है, एक दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते 2 महीने का यहाँ पर नहीं, बल्कि क्या हो, लंबी अवधि कितनी, 25 वर्ष की। उसमें जो भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनके आधार पर मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। यदि हम कहते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश उच्च रहता है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है, गर्म है। और इसके अतिरिक्त यदि उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, और सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर क्या होता है, गर्म गैसों का विशाल एक गोला होता है। अतः सूर्य हम कह सकते हैं क्या है, सूर्य हमसे बहुत दूर है, लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि यह पृथ्वी से दूर होने के बावजूद भी हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। और सूर्य हमारा एक प्राथमिक स्रोत है जो कि मौसम में परिवर्तन लाता है। तो ऐसे ही आप देखेंगे दोस्तों कि जो भी हमारे थल क्षेत्र होते हैं, या समुद्र या वायु और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। तो यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने अनुभव किया कि आपके स्थान का जो मौसम है वो रेगिस्तान या पहाड़ी क्षेत्र से काफ़ी अलग रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों जलवायुवी परिस्थितियों का विवरण। तो प्रत्येक महीने के लिए औसत तापमान की गणना को 2 चरणों में हम यहाँ बांट सकते हैं दोस्तों। पहला चरण यह होगा कि पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले महीने के कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं, और इससे हमें वहाँ का मध्यमान तापमान मिल जाता है। तो इस तरह से हम वहाँ का जलवायु पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 स्थान है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, और केरल में तिरुवनंतपुरम। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। तो इनके बारे में हम जलवायु के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि उनके यहाँ पर क्या है, औसत तापमान, कुल वर्षा, औसत यहाँ दैनिक न्यूनतम, दैनिक अधिकतम तापमान, और जनवरी में कितना था, फरवरी में कितना था, मार्च में यह कितना तापमान था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लेकर के पूरा दिसंबर तक का एक यहाँ पर सारणी बनाई गई है। इसी टाइप से यहाँ पर आपको केरल की भी यानी तिरुवनंतपुरम में जो है केरल में, तो उसकी भी जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर आपको महीना और वहाँ पर कौन सा तापमान, कितना तापमान है, दैनिक और न्यूनतम अधिकतम तापमान कितना है, और सभी महीनों की जानकारी यहाँ पर दी गई है दोस्तों। जनवरी से लेकर के मतलब पूरा दिसंबर तक के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जानकारी दी गई है, तो केवल जम्मू और कश्मीर की तुलना में यहाँ पर क्या होता है, हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमानों में बहुत अंतर होता है। तो केरल जो है वो जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत ही गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है, और जम्मू कश्मीर में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान के लिए वर्षा अधिकांश समय तक वहाँ पे वर्ष में अधिकांश समय तक तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है,
लेकिन सर्दियों में सिर्फ कुछ समय के लिए ही यहाँ पर सर्दी होती है, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, जैसे राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में। और इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है और ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे आपने भी केरल और जम्मू कश्मीर के बारे में जाना, तो वो तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर के बारे में बताइए। जम्मू कश्मीर में नॉर्मली पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और केरल में उतनी ही गर्मी पड़ती है, तो दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ पर हमें राजस्थान के बारे में भी बताया गया है। राजस्थान मतलब हमें हमारे भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं उनके बारे में, कि वहाँ पर जो है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सर्दी भी क्या होती है कुछ दिन के लिए ही पड़ती है, सिर्फ कुछ महीनों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है। तो इस क्षेत्र में पानी बहुत कम होता है, वर्षा बहुत ही कम होती है और ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के ही लक्षण होते हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है और उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु क्या होती है, आर्द्र होती है। अब हम यहाँ पर जलवायु और अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। तो जलवायु का सभी जीवों पर क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। उन जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं, और अत्यधिक गर्मी और ठंडी में जीवित रहने के लिए जंतुओं में स्वयं को मतलब कि टेम्परेचर देने से बचाने के लिए वहाँ पर एक विशेष गुण होता है। या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती तो उनका बॉडी उस टाइप से हो जाता है, या बहुत गर्मी होती तो भी उनका बॉडी क्या होता है, उस टाइप से अनुकूलन बना ही लेता है। चैप्टर 6 में क्या क्लास 6 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, अनुकूलन के बारे में। तो वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि हमने देखा कि केवल ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं हम आज के इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र, तो ध्रुवों के समीप स्थित उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं कि जो ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ अतिरिक्त देश जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियन क्षेत्र इसमें आते हैं। और भारत के मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कॉन्गो, गणराज्य, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया जो है वो कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक मतलब कि एक्टिविटी में समझ सकते हैं कि एक मानचित्र में हम ध्रुवीय क्षेत्र को नीले रंग से और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को लाल रंग से दर्शा करके और क्लियर से समझ सकते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में। तो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, बाकी 6 महीने तक यहाँ पर सूर्योदय ही नहीं होता, और सर्दियों में तापमान -33 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूल होते हैं। आइए अब हम ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु भालू, जिसको हम ध्रुवीय भालू कहते हैं, और पेंगुइन के बारे में जानते हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं। तो ध्रुवीय भालू क्या करते हैं दोस्तों, ध्रुवीय भालू में क्या होता है, ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं यानी कि फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सतह यानी कि जो भी सफ़ेद रंग की सतह होती है उस पर आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। और अगर वो बर्फ़ की सतह से ढक जाते हैं अपने बालों के कारण, तो वह क्या कर सकते हैं, अपने शत्रुओं से बच सकते हैं और साथ ही वह अपने शिकार को भी पकड़ सकते हैं। और इसमें क्या होती है, चरम शीत से बचाने के लिए इनके बालों में जो होती है, जो फर होती है ना, वो डबल लेयर होती है, 2 मोटी परतें होती हैं, और इनकी त्वचा के नीचे एक वसा की परत होती है। और वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतना अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं, यानी कि समझ लीजिए उसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी भर जाती है वो डबल लेयर होने के कारण कि वह बहुत धीमे चलता है। अगर तेज से चलेगा तो उसको गर्मी लगेगी, और ताकि क्या हो सके, ज़्यादा नहीं हो पाता है। और ये शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, इसके लिए वो हमेशा देखते होंगे आप, ध्रुवीय भालू अक्सर सुने होंगे उनके बारे में कि वो विश्राम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चलेंगे तो गर्मी लगेगी तो उनके लिए असहनीय हो जाएगा। यानी कि सोच सकते हैं कि उनका बॉडी किस टाइप से एकदम मेंटेन हो जाता है।
और गर्म मौसम में क्या करते हैं ध्रुवी भालू, अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, तो वो जल में हमेशा तैरते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये एक अच्छे तैराक भी होते हैं और इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से इनको तैरने में सहायता करते हैं बल्कि इनको बर्फ़ में चलने में भी सहायता प्रदान करते हैं। और तैरते समय ये अपने नाखूनों को बंद कर लेते हैं, यानी कि जो नाक होते हैं उनको बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और ध्रुवी भालुओं के सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। सारे भालुओं में ज़्यादातर सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवी भालू को अनुकूलन में यहाँ पर पूरा चार्ट दिया है दोस्तों आपको ध्रुवी भालू के बारे में, तो आप एक बार में इन शॉर्ट में देख करके इस चार्ट से भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो यहाँ पर इस चार्ट में दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों पेंगुइन के बारे में। ध्रुवीय क्षेत्र में पेंगुइन भी पाया जाता है, जो कि सफ़ेद रंग का होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पर पेंगुइन का क्या है, झुंड दिया है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पेंगुइन जो होता है यह आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं और इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए एक मोटी त्वचा होती है, जो बहुत ही वसा से युक्त होती है। और आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र भी देखे होंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, ये हमेशा झुंड में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें, स्वयं को गर्म रखने के लिए ही वो ऐसा करते हैं। आपने अपने आप को भी देखा होगा कि अगर हम कभी भीड़ वगैरह में चले जाए तो उनको बहुत गर्मी लगती है। और ध्रुवी भालू जो है वो पेंगुइन की तरह ही क्या होते हैं, बहुत अच्छे शरीर जो है मछलियों की तरह ही धारा रहित होता है और इनके पैरों में जाल होते हैं, जो कि इनको तैरने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पेंगुइन के पैरों में क्या होते हैं दोस्तों, जाल होते हैं, तो जो उनको सहायता प्रदान करते हैं। इनका तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि ध्रुवीय क्षेत्रों में भालू और ध्रुवी भालू, और साथ ही हमने यहाँ पर पेंगुइन के बारे में कुछ और भी जंतुएं होते हैं वहाँ पे, जैसे मछलियाँ होती हैं, कस्तूरी मृग, रेंडियर, भालू, लोमड़ी, सील और वेल जिसको कहते हैं, और बहुत सारे पक्षी भी होते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों पक्षियों के बारे में कि पक्षी क्या होते हैं, वही पक्षियों को आपने देखा होगा, जैसे मछली तो मान लीजिए लंबे समय तक जल में रह सकती है, लेकिन पक्षियां जो हैं वो अपने शरीर को गर्म नहीं रख सकती उतने समय तक। तो वो क्या करती हैं, वो सर्दियों के समय में जो होती हैं वो गर्म स्थानों की ओर उड़कर चली जाती हैं, और जैसे ही सर्दी समाप्त होती है वो अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। और आपने भारत में ऐसी बहुत सी जगहों में देखा होगा जहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि साइबेरियाई क्रेन के बारे में, तो जो कि साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान में, और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों के दिनों में चले आते हैं, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। और वहाँ पे वो साइबेरिया से आते हैं, इसलिए इनको हम साइबेरियन पक्षी कहते हैं। कुछ उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के बहुत कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर ये कुछ समय के लिए प्रवास के लिए आ जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे साइबेरियन पक्षी हैं। तो आपने प्रयागराज में भी सुना होगा, कुंभ के मेले में, अगर आपने नहीं आया तो आप कभी आकर देखिएगा, वहाँ पर भी ऐसा होता है कि हमेशा जो है साइबेरियन पक्षी ठंडियों में चले आते हैं, क्योंकि वहाँ जो साइबेरिया में होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर बहुत ठंडी होती है, तो अपने आप को बचाने के लिए ही वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस टाइप से ये जो होते हैं ना, ये पक्षियाँ जो है 1500 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेते हैं, और ये ऊंचाई तक उड़ान भरते रहते हैं, जहाँ पर वायु प्रवाह उड़ने में इनको सहायक होता है। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, अपने वापस उसी मार्ग से चले आते हैं। दोस्तों यह एक आश्चर्य की बात होती है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, जैसे कि यह एक रहस्य लगता है। और ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का एक सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि इनको किस दिशा में उड़ना है। आपने देखा होगा, ये जहाँ से जाते हैं वहीं पर फिर वापस भी चले आते हैं। तो हम कुछ लोगों का मानना है कि यह भू चिन्हों यानी कि लैंडमार्क का उपयोग करते हैं, और संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात में तारों से भी मार्गदर्शन मिल जाता है। तो इस टाइप से हमने समझा कि जो पक्षियाँ होती हैं वो उड़ करके चली आती हैं, और उनको हम यह मानते हैं कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रयोग करती हैं। और केवल पक्षी ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो भी स्तनधारी जीव और मछलियाँ और कीट हैं वो भी अपने आप को अनुकूलन के लिए वहाँ पर अपने आप को अनुकूलन के लिए उपयुक्त जलवायु की तलाश में मौसम के रूप में प्रवास करते हैं। अब हम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पढ़ेंगे। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं
और सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। तो वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है यह ऐसे वन दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। सतत गर्मी और सतत वर्षा के कारण इस क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं और वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं जैसे कि बंदर, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप, कीट, ये सभी यहाँ पर होते हैं। तो वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्म के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है और अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर के तलवे कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जो कि उन्हें वृक्षों पर चढ़ने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। तो ये भी क्या है, उनमें अनुकूलन हो रहा है। इसी टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपने लाल नेत्र वाला मेढक देखा, वैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वृक्षों पर रहने में सहायता करने के लिए बंदरों की पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है और साथ ही इनके पैर होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। देखिए किस टाइप से यह बंदर है यहाँ पर उपस्थित है और यह न्यू वर्ल्ड मंकी है। और क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, तो कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच पाते। जैसे टूकन पक्षी जो है, उनकी लंबी और बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फल तक पहुंच सकते हैं जो कि बहुत कमज़ोर होते हैं और उसका भार नहीं रह सकता है, उसका भार नहीं रह सकते। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर जाकर के फलों को खा लेते हैं। तो इस टाइप से हमने टूकन पक्षी को देखा। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदन शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे रंग की त्वचा होती है जो कि उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिल करके वहाँ के वातावरण में रहने में सहायक होती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। जैसे आपने उदाहरण के लिए आप बिलाव के परिवार के जंतुओं जैसे शेर और चीता के बारे में जान सकते हैं कि उनकी मोटी खाल होती है और उनकी सुनने की शक्ति बहुत ही संवेदनशील होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, लॉयन टेल्ड लंगूर जो है, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, यह पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है और इसकी प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद यहाँ पर क्या होती है, अयाल हो, यानी कि श्वेत। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उसके सर पे क्या दिख रहा है, एक अयाल होता है जो सिर के चारों ओर गालों और टोड़ी तक ढकी रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ सकता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेल लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। क्योंकि यह लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर कभी कभी ही आते हैं, यानी यदा कदा ही आते हैं। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक बहुत ही परिचित जंतु है हाथी, जिसके बारे में अक्सर आप क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे, सीटेट में पूछा जाता है। तो हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए तो इसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दांत, जिन्हें हम रद कहते हैं, वास्तविक रूप में रंध्र होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के विशाल वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है।
हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं और वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। वो अपने बड़े बड़े कानों को हिलाता रहता है, जिसके कारण उससे क्या होती है, वो हवा कर सकता है, उसको पंखे के रूप में उपयोग कर लेता है। तो आप यहाँ पर भारतीय हाथी को देख सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से हमने आज इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि मतलब कि मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, और साथ ही हमने उसमें पाए जाने वाले बहुत से जंतुओं के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास दिए गए हैं और साथ में आपको यहाँ पर देख रहे हैं आपने क्या सीखा। तो आप इसको भी नोट करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कुछ अभ्यास वगैरह। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।